दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल, तो हम बात करेंगे सबसे पहले यकृत के बारे में। ठीक है, यकृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। दोस्तों याद रखिएगा यकृत। ठीक है, यकृत ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगला है कि यकृत का वजन कितना होता है। याद रखिएगा 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक रहता है लगभग। ठीक है, याद रखिएगा कि यकृत का जो वजन रहता है ये लगभग 1.5 यानी 1.5 केजी से लेकर 2 केजी तक रहता है यकृत का वजन। ठीक है दोस्तों, अगला है कि पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। ठीक है, पित्त जो होता है स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि पित्त होता है दोस्तों पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। याद रखिएगा पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट है कि पीत जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल। याद रखिएगा पीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल। पीत का पीएच मान होता है तो 7.7 होता है। याद रखिएगा पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7 यानी कि 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है, 7 से जो कम होगा दोस्तों अम्लीय होगा, और जो 7 रहता है वो उदासीन रहता है। ठीक है, तो पीत का पीएच मान 7.4 होता है, 7.7 होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पित्त जमा होता है पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा होता है। याद रखिएगा कि पित्त जमा होता है पित्ताशय में दोस्तों। नेक्स्ट है यकृत जिसको लीवर बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। याद रखिएगा कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है यानी इकट्ठा रहता है या फिर भंडारित रहता है? विटामिन ए। अच्छा बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से सतौंधी होता है दोस्तों। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा गाजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है दोस्तों यकृत। याद रखिएगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है यकृत जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरीर में रक्त को जमने से रोकता है दोस्तों हिपैरिन। याद रखिएगा कि शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन जो होता है ये शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। अगला है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है दोस्तों फाइब्रिनोजेन। याद रखिएगा कि रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है, कौन मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन जो है ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। अगला है कि मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत। याद रखिएगा कि मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है? यकृत जो है मृत आरबीसी को नष्ट करता है। आरबीसी का फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। याद रखिएगा कि शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है पलीहा को। पलीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला है कि शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है दोस्तों यकृत। यकृत जो है शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। अगला है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला हम लोग देखने वाले दोस्तों अग्नाशय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है अग्नाशय से कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय। याद रखिएगा कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अगला है कि ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। ठीक है, ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, ट्रिप्सिन स्रावित होता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। अगला है कि लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय पेनक्रियाज में। ठीक है, लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय में यानी कि पैंक्रियाज में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि इंसुलिन क्या है दोस्तों? इंसुलिन जो है ये प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों आपके सामने
कि इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता। याद रखिएगा कि इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता, जो है ये इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है दोस्तों। जस्ता का संकेत क्या होता है? जेडन होता है। इसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से। याद रखिएगा, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि मधुमेह रोग होता है दोस्तों। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ये आप ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन खोज किसने किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने। अगला दोस्तों कि पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में दिया था। याद रखिएगा कि पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन कब दिया गया था? 1922 में दिया गया था। याद रखिएगा किसको दिया गया था? तो लियोनार्ड थॉमसन को दिया गया था। कहाँ दिया गया था? तो कनाडा में दिया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 3 सवाल निकलता है कि पहली बार इंसुलिन का जो इंजेक्शन दिया गया था किनको? तो लियोनार्ड थॉमसन को दिया गया था। कहाँ दिया गया था? कनाडा में। कब दिया गया था? 1922 में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा। याद रखिएगा कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह कहलाता है। याद रखिएगा डायबिटीज। ठीक है, रुधिर में यानी कि रुधिर मतलब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है दोस्तों। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6। याद रखिएगा C6H12O6 होता है दोस्तों। ये ग्लूकोज का फुल फॉर्म सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अगला है कि रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। याद रखिएगा कि रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला है दोस्तों कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सिक्रेटिन। याद रखिएगा सिक्रेटिन जो है ये अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है दोस्तों? तो सिक्रेटिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने हृदय। ठीक है, हृदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सवाल है कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है दोस्तों? हृदय जो है शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। हृदय का जो वजन होता है, हृदय का जो भार होता है, ये 300 ग्राम का होता है लगभग। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है तो मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ होते हैं। याद रखिएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा हृदय का जो मुख्य कार्य होता है ये शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। ठीक है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना, ये हृदय का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। अगला है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है सीरा। ठीक है, यानी हृदय से शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है सीरा। अगला है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। ठीक है, देखिए यहाँ से सवाल था कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहलाता है सीरा, हृदय से शरीर को ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुसफुसी धमनी। याद रखिएगा अशुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है? तो फुसफुसीय धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त का संवहन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को संवहन कौन करता है? फुसफुसीय धमनी करता है। अगला है कि शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है दोस्तों, तो फुसफुसीय सीरा करता है। ठीक है, शुद्ध रक्त का संवहन करता है फुसफुसीय सीरा, अशुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है? फुसफुसीय धमनी। अगला है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। याद रखिएगा मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? 72 बार। अगला है हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं दोस्तों, तो सिस्टोल कहते हैं। याद रखिएगा कि हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं हृदय के सिकुड़ने को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि हृदय के फैलने को कहते हैं दोस्तों डायस्टोल। ठीक है, हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। याद रखिएगा। अगला है कि सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है हृदय के धड़कने के दर के। ठीक है, सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है हृदय के धड़कने के दर से के। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो थायरॉक्सिन है एवं एड्रीनलिन है। अगला है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं
तो एड्रीनल को याद रखिएगा, एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपके सामने हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक का कारण है दोस्तों, याद रखिएगा। हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक का कारण क्या है दोस्तों? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 19 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है? 19 होता है। इसका संकेत के होता है। क्या होता है? के। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करते हैं कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है दोस्तों पेस मेकर। ठीक है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है? पेस मेकर जो है हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। अगला है कि जराविक 7 क्या है? ये कृत्रिम हृदय है दोस्तों। ठीक है, जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। याद रखिएगा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। याद रखिएगा कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा। ठीक है, यानी कि हृदय संबंधी बीमारियों का जो पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ईसीजी का फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। अगला है कि हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। याद रखिएगा, हृदय जो है प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। अगला दोस्तों वृक्क या किडनी। ठीक है, वृक्क किडनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला सवाल देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क यानी कि किडनी होता है दोस्तों। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क या किडनी। अगला है वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कोटेक्स कहलाता है। याद रखिएगा, वृक्क का जो बाहरी भाग कोटेक्स कहलाता है, वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। ठीक है, याद रखिएगा, वृक्क का बाहरी भाग कोटेक्स, वृक्क का भीतरी भाग मेडुला। अगला है वृक्क का वजन होता है दोस्तों 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम वृक्क का वजन होता है। अगला है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। याद रखिएगा, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। ठीक है, मूत्र का जो निर्माण होता है ये वृक्क में होता है। अगला है कि मूत्र यानी कि मूत्र क्या होता है दोस्तों? ये अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है। ये 6 क्या दोस्तों? अम्लीय है, यानी कि 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। अगर 7 होगा तो उदासीन। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर करता है, यानी कि 1.5 लीटर करता है। याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर। अगला है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है दोस्तों विटामिन सी। ठीक है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला है कि मानव गुर्दे यानी कि वृक्क में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, यानी मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ये आपको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों सवाल कर रहा है कि मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, सवाल है कि मूत्र का जो रंग पीला होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला है रक्त से यूरिया को पृथक करता है वृक्क। ठीक है,
रक्त से यूरिया को पृथक कौन करता है दोस्तों? वृक्क। ठीक है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा, NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों मूत्र में। ठीक है, मूत्र में यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। याद रखिएगा कि शरीर में जो यूरिया बनता है ये यकृत में बनता है और सर्वाधिक यूरिया पाया जाता है मूत्र में। अगला है मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। ठीक है, यूरिया के कारण ही जो हम लोग का जो पेशाब होता है, मूत्र होता है, ये दुर्गंध देता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि मस्तिष्क बना होता है दोस्तों तंत्रिका ऊतकों से। ठीक है, मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। ठीक है, लेडीज का अलग होता है, जेंट्स का अलग ग्राम होता है दोस्तों। लेडीज का 1350 होता है। ठीक है, पुरुष का 1400 होता है। लगभग मस्तिष्क का जो वजन होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, अगला है कि मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। अगला है कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क। ठीक है, याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि सेरिब्रम उपभाग है। ठीक है, किसका? याद रखिएगा कि सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। अगला है कि मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। याद रखिएगा कि मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। अगला है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा होती है। याद रखिएगा इत्र की तीखी गंध, इत्र मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हम लोग सेंट यूज करते हैं बॉडी में। ठीक है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के भाग में होता है, सेरिब्रम में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में मौजूद होता है। याद रखिएगा कि थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। अगला है कि दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलेमस। याद रखिएगा दर्द, ठंडा, गर्म की जो पहचान करता है ये थैलेमस करता है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा शरीर का जो ताप होता है, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने है कि दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कारापोरा क्वाड्रिजेमिना। याद रखिएगा दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कारापोरा क्वाड्रिजेमिना। अगला है कि कारापोरा क्वाड्रिजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है दोस्तों। याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग जो होता है ये कारापोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। अगला है कि मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कि सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लागेंटा उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। ठीक है, याद रखिएगा कि सेरिबेलम तथा मोडुला ऑब्लागेंटा जो उपभाग है ये पश्च मस्तिष्क का है। अगला है कि सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? शरीर के संतुलन को बनाए रखना होता है। याद रखिएगा कि शरीर के संतुलन को बनाए रखना ये सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है। अगला है कि हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लागेंटा। याद रखिएगा हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लागेंटा करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। मेरु रज्जु। याद रखिएगा मेरु रज्जु जिसको स्पाइनल कोड होता है मेडुला। मेरु रज्जु होता है दोस्तों, मेडुला जो होता है ये मेरु रज्जु होता है। मेडुला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग। ठीक है, मेरु रज्जु होता है दोस्तों मेडुला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग होता है मेरु रज्जु। ठीक है, जिसको स्पाइनल कोड भी बोलते हैं। याद रखिएगा। अगला है कि मेरु रज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी। याद रखिएगा
कि मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी। अगला है कि शरीर में प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो कशेरुक रज्जु द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि शरीर में प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुक रज्जु द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस होती है दोस्तों। मेनिंजाइटिस जो होती है ये मस्तिष्क में सूजन आने वाली मेनिंजाइटिस बीमारी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है कि एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। याद रखिएगा कि एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। ठीक है, अगला है मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफ। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफ जो होता है ये ईईजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।